हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो अभी हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आगामी परीक्षाएँ जो आएंगी उसमें भी आप लोगों के लिए ये कारगर साबित होंगे। तो देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये किसका स्थान लेंगे। तो इन्होंने स्थान किसका लिया है, राजीव कुमार का स्थान लिया है सुमन बेरी ने। देख लेते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। अब देख लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। तो क्या है, धावन सोडा का जो क्या होता है, तो ये फार्मूला क्या होता है इसमें देखेंगे। तो वाशिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला Na2CO3 है। कौन सा है, Na2CO3 है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। किसमें होता है, तो जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसका सूत्र हमने देख लिया है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देख लेते हैं अगला, तो आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया है इसको, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं आगे, तो रासायनिक यौगिक, सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र ये पूछे गए हैं और आगामी में पूछे भी जा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या है, NaHCO3, तो क्या है, बेकिंग सोडा का नाम है ये। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, तो ब्लीचिंग पाउडर से बोलते हैं। Ca होल्टॉइस में ClO2। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कास्टिक सोडा, NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट, तो धावन सोडा, Na2CO3.10H2O, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है सोडियम कार्बोनेट, तो हमने देख लिया है Na2CO3, 10 अणु होते हैं जल के। कितने होते हैं, 10 अणु होते हैं जल के इसमें। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको CO2 बोलते हैं, सूखी बर्फ है ये। कापर सल्फेट, तो नीला विट्रियोल, इसे कहते हैं कापर सल्फेट, CuSO4। अगला है फेरस सल्फेट, इसे हरा विट्रियल बोलते हैं, FeSO4, क्या है, फेरस सल्फेट है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, सो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, विट्रियल का तेल, H2SO4, विट्रियल का तेल बोलते हैं इसको, H2SO4 का इसका सूत्र होता है। अगला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, CaSO4 हाफ H2O, इसमें आधा अणु जो होता है वो जल का होता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, इसे जिप्सम बोलते हैं, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इसमें 2 अणु जल के होते हैं। फिर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक चूना है ये, CaO होल्टॉइस। फिर चिली साल्ट पीटर, NaNO3, और सोरा क्या होता है, KNO3। अब म्यूरिक एसिड क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो। देख लेते हैं अगला, तो अगला क्या है, अगला है विच अवार्ड वाज गिवन टू यामिनी कृष्णमूर्ति इन 2016। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उनके नृत्य करियर में उन्हें पद्मश्री 1968 और पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 सहित कई पुरस्कार दिलाए हैं, जो भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। ओके, तो इन्हें 3 पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व संभावी स्कूल ऑफ डांस द्वारा नाट्यशास्त्र, किसमें, नाट्यशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। ओके, देख लेते हैं अगला,
तो क्या है, यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। तो ये दोनों नृत्य जानती हैं, कौन कौन सी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो दो नृत्यों से ये संबंधित हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में कितनी तरीके का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इसमें हम देखेंगे तो 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19 ए में बोलने की आज़ादी, 19 बी में है सभा की आज़ादी, 19 सी में है संघ बनाने की आज़ादी, और 19 डी में है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, कहीं भी आप जा सकते हैं। 19 ई में है पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी, 19 जी में है कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी, कोई भी व्यापार और आप कहीं भी जीवन यापन अपना कर सकते हैं। तो हमने देख लिया अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता मिलती है सभी को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं मोहिनी अट्टम। सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। उनका जन्म मुंबई भारत में हुआ है। ओके, मुंबई भारत में हुआ था। देख लेते हैं अन्य, तो अन्य नर्तक और उनसे संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नर्तक हैं, उनका मूल स्थान कौन सा है, मुख्य पुनर्जीवन, और इसमें मुख्य पुनर्जीवन प्रस्ताव और प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम में तमिलनाडु का ये है, मूल कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अर्दिल, तो इसमें कौन कौन से हैं प्रसिद्ध, तो यामिनी कृष्ण कौन कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति वो हो जाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। बाला सरस्वती और रागिनी देवी इससे संबंधित हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान इससे संबंधित ये हो जाते हैं वादक। अगला है कथक, तो इसमें हमने देखा यामिनी कृष्णमूर्ति और उसमें भी हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में दोनों में यामिनी कृष्णमूर्ति अपना व्यक्तित्व रखती हैं। तो ये क्या है, भरतनाट्यम और किसमें, कुचिपुड़ी, दोनों से संबंधित हो जाती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इनका आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं पेपरों में। कथकली, तो कथकली का कहाँ है, केरल का है। इसमें BN मेनन है, ठीक है। तो ये है गुरु कुंचुक कुरूप, गोपीनाथ कोट्टकल और शिवरामन सीता गांगुली, ये इनके वादक हैं। फिर उड़ीसी नृत्य के, तो ये उड़ीसा का नृत्य है। इसमें इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फ्रेबी इनके द्वारा ये विकसित किया गया। गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन लेवोन और मायरला वारबी इसके ये वादक हैं। अगला है मणिपुरी, तो मणिपुरी ये मणिपुर का नृत्य है। इसमें राजा भागचंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर ये इनके महत्वपूर्ण हैं। इसमें नारायण सुवर्णा और रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिन्हा इनके वादक हैं। देख लेते हैं अगला है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसके संपादक कौन है, तो लेडी लीला सोखी। कौन है, लेडी लीला सोखी। इसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी इसके वादक होते हैं प्रमुख। अगला है शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य ये असम से संबंधित है। इसके वादक और नर्तक कौन है, तो शंकर देव हैं। कौन है, शंकर देव हैं। मोहिनी अट्टम केरल का है। इसके वादक कौन है, तो BN मेनन और कल्याणी अम्मा। इसमें सुनंदा नायर, कालामंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन आदि इसके प्रमुख वादक हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिए हैं वादक और उनसे संबंधित नृत्य। अगला है बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है, जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए अयोग्य हो जाता है। क्या होता है, अयोग्य हो जाता है। तो वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है या डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या रहा था। तो बाल लिंगानुपात क्या रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में 927 था, जो कि 2011 में 919 हो गया। कितना हो गया, 919 हो गया। 2001 में 927 था, 2011 में घटकर 919 हो गया था।
अगला देख लेते हैं, मैंगो सोवर रिलेटेड टू विच स्टेट, आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है। तो देख लेते हैं किस में होती है। यह केरल में और कर्नाटका के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। कहाँ होती है, तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम के अंत में होने वाली मानसूनी वर्षा है ये, ठीक है। तो ये इसे पश्चिमी वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी मानसून, ठीक है। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं अगला। तो इसमें एसएससी CHSL और MTS इसमें सब में पूछा जाता है प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज। तो क्या है, कानून और नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है या जिम्मेदार है। तो इसमें कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है, तो ये कार्यपालिका हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तानसेन का था। ओके, तानसेन का राग और लय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच मेंटल इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। तो बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा नहीं है, इसमें हम देखेंगे। तो क्या है, रबर विंग एंड एज इंसुलेटर कुचालक इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर विंग मतलब रबर से बना हुआ कोई जो भी कुचालक है वो क्या है, इज नॉट ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, ठीक है, बिजली का अच्छा सुचालक नहीं हो जाता है। तो उसमें कौन सा है, कॉपर है। ओके, अगला देख लेते हैं प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और उस समय लॉर्ड लिंटन का भारत का वायसराय था उस समय। कौन था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, तो 1878 में। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिंटन थे। अगला देख लेते हैं, 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। किसने किया था, तो 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। और लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लिंटन ने। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थीं। कौन है, तो सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कौन थी, तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष। ओके, देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन बनी, तो ये 1925 में कानपुर अधिवेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया था। किन्हें, तो सरोजनी नायडू को। अगला देख लेते हैं, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। किसको, तो सरोजनी नायडू जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स सेंसिटिव जोन कवर एरिया। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कवर एरिया, तो इसे क्या बोलते हैं, वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 के प्रावधान के अनुसार एक ESG क्या है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है। एक संरक्षित क्षेत्र जो होता है वो 10 किलोमीटर तक जा सकता है लंबाई या दूरी में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिफिनेशन ऑफ प्लाटू क्या है, डिफिनेशन ऑफ प्लेटू, तो क्या है,
धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, वह पठार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट वाज कॉल्ड द अपर एंड लोअर टाउन ऑफ हड़प्पा। ठीक है, क्या है? व्हाट इज द कॉल्ड अपर एंड लोअर टाउन ऑफ हड़प्पा। तो क्या हड़प्पा के शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा छोटा और जमीन से ऊपर उठा हुआ, जिसे गढ़ कहा जाता था। दूसरे बड़े को निचला शहर कहा जाता था। दूसरे बड़े को निचला शहर कहा जाता था। तो हमने देख लिया है, दो भाग थे। एक छोटा हिस्सा जिसे जमीन से ऊपर उठाता था, उसे क्या कहते थे? गढ़ कहते थे। और जो नीचे दबा होता उसे बड़े को निचला शहर कहा जाता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को क्या है? नगर कहा है। निचले हिस्से को पुरातत्व विभाग वालों ने नगर कहा है और जो है ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति 1966 से 72 के पहले चरण में हिस्से के रूप में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश किया गया था। तो ये हरियाणा और पंजाब के खेतों में उच्च उपज देने वाली बीजों की शुरुआत करके हरित क्रांति मुख्य रूप से शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हरियाणा और पंजाब में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ये बताना है। तो यह सिर्फ राष्ट्र के आय को ही दर्शाता है, ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये सही नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्र की आय को ही दर्शाता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है, ये आपको देखना है, बताना है। तो रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर के माह में। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें ये मानी जाती हैं। देख लेते हैं। तो आज हमारे ये इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो अगर आप लोगों ने इसको समझा है और आप लोग इसे समझते हैं, तो आप लोग हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों के पास इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो देख लेते हैं। ये हमारा बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर वीडियो साबित होगा और आगामी परीक्षाओं में आप लोग इसी तरीके से अपना तैयारी करें और 100% आप लोग सफल ही होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।